पहला सवाल अतुल केस से रिलेटेड ही है। अतुल के केस से हमें पता चलता है कि क्या महिलाओं के लिए तो हम इतनी सारी बातें करते हैं, उनके लिए क्राइम्स जब होते हैं तो उनके लिए हम पूरा कैंडल मार्च निकाल देते हैं, लेकिन क्या मेल्स के लिए कोई राइट्स हैं जो हमारे कानून में मेल्स को प्रोटेक्ट कर सके? जी, बहुत ही क्योंकि दुखद घटना हुई। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ जितने भी सुसाइड्स हैं जो इस तरह से होते हैं वो नहीं होने चाहिए। दूसरी बात मैं कहती हूँ, जब मेन राइट्स की बात आती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेन के जो राइट्स हैं इस देश में वो बहुत कम है, या मैं बोलूँ कि ना के बराबर हैं। खासकर अगर हम मैट्रिमोनियल इश्यूज़ को देखें, क्योंकि जो सुसाइड केस है अतुल का, बैंगलोर से जो सुसाइड केस हुआ, ये स्पेसिफिकली मैट्रिमोनियल केस में आया। तो मैट्रिमोनियल केस की अगर हम बात करें तो वहाँ मेन के कोई राइट्स हैं ही नहीं, और अगर हैं तो या तो सही गाइडेंस नहीं मिलती है उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेंटेनेंस लॉ है, अगर मैं मेंटेनेंस लॉ की बात करूँ, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बायस्ड रहता है। साथ में 498A की अगर मैं बात करूँ, वो भी कहीं ना कहीं बायस्ड रहता है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़की पे ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़के पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। ऐसा नहीं है कि क्रूएलिटी या वायलेंस सिर्फ लड़की पे ही होती है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले जहाँ पे लड़के के साथ भी क्रूएलिटी होती है और वायलेंस होता है। और आज ऐसे केसेस हैं जहाँ लड़की लड़के के अगेंस्ट अब्यूज़ करती है, उसके इन लॉज को अब्यूज़ करती है। ऐसे भी केसेस हैं जहाँ लड़की बहुत एग्रेसिव हो जाती है, तोड़ फोड़ करती है, मारा पीटी करती है लड़के के साथ। बट बहुत दुखद है कि लड़का कुछ नहीं कर सकता। लड़का ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकता है, ना वो और कोई राइट है उसके पास सिर्फ एक राइट है, डिवोर्स। और डिवोर्स के अलावा जो हस्बैंड है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो मेन राइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक रीसेंट मैं आपको डेवलपमेंट बता देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब लॉज चेंज हुए थे 498A IPC से, जब BNS में आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये साफ साफ बोला था कि जो 498A का जो लॉ है ये आप इसमें चेंजेस करिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे इस सेक्शन का मिसयूज़ हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट नोज़, बट जब लेगिस्लेशन नहीं बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक नए लेगिस्लेशन की, ज़रूरत है लॉज में अमेंडमेंट की, कि किस तरह से जो मिसयूज़ हो रहा है लॉज का उसको रोका जा सके, उसे बचाया जा सके, और आगे ऐसे जो सुसाइड केसेस है वो ना हो। देखिए कनिका जी, चूंकि आप महिला हैं, तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि कुछ महिलाएं जो हैं इस तरीके के कानून में लूप होल ढूंढ कर लड़कों को प्रताड़ित करती हैं, उनको मेंटली टॉर्चर भी करती हैं, और कई दफ़े तो वो इतना ज़्यादा होता है कि हमें इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी, और इस चीज़ पर आप बीइंग अ महिला क्या सोच रखती हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं, और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं जो कि बिल्कुल फॉल्स हैं, फॉल्स एलिगेशंस हैं। हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे जो वाइफ है वो ब्रदर इन लॉ पे रेप के एलिगेशंस लगा रही है। जेन्युइन केसेस में शायद हुआ हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर लड़की के साथ ही हुआ है। तो ये जो एलिगेशंस है बहुत ही कॉमन एलिगेशंस होते हैं। हर पिटिशन में आप देखोगे बहुत ही कॉमन सिमिलर एलिगेशंस हैं कि अननेचुरल सेक्स हो गया, और मेरे को फोर्स किया फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए, इन लॉज ने गाली गलोच की, मेरे साथ अब्यूज़ किया, क्रूएलिटी की। बहुत ही स्टीरियोटाइप जो एलिगेशंस है वही एलिगेशंस लगते रहते हैं, और फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं जिनका ना कोई एविडेंस होता है, ना कोई इनका कोई डायरेक्ट एविडेंस है, ना इनडायरेक्ट एविडेंस है, ना कोई गवाह है, और केस रजिस्टर हो जाते हैं अपने आप। आपने सही कहा कि कुछ ऐसे लड़कियां हैं जो, मैं आपको ये भी बताती हूँ, कई अभी बहुत ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जिनमें लड़की सिर्फ 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन मैट्रिमोनियल टाइम में रही है, और उसके बाद वो बोलती है कि मुझे एलिमनी दो, मेंटेनेंस दो, और केस फाइल कर देती है, एंड देन वो कॉम्पनसेशन मांगती है। ऐसे भी केसेस हैं। तो सही बात है कि जो फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं, बीइंग अ महिला और बीइंग अ लॉयर ऑल्सो, और जब हमारे पास इस तरह के केसेस आते भी हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि लॉज में लूप होल्स तो हैं जिनका फ़ायदा सच में उठाया जा रहा है। अगर मैं डोमेस्टिक वायलेंस की ही बात करूं तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये कहता है कि
सिर्फ वुमेन केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट हस्बैंड। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए कि वहाँ वुमेन की जगह या तो स्पाउस आ जाए, कि हस्बैंड भी फाइल कर पाए केस डोमेस्टिक वायलेंस का लड़की के अगेंस्ट में। अगर लड़के को लगता है, हस्बैंड को लगता है कि उसके अगेंस्ट क्रूअलिटी हो रही है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो हस्बैंड के भी हैं। ये बायसनेस जो है लॉज में, आई थिंक वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हस्बैंड भी केसेस फाइल कर पाए अगेंस्ट द वुमेन, जो आज की डेट में नहीं है। इसी के अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसा कुछ लॉ ज़रूर आना चाहिए, ऐसा कोई अमेंडमेंट होना चाहिए कि अगर लड़की ये प्रूव हो जाए कि लड़की ने गलत केस फाइल किया है, फॉल्स केस फाइल किया है, तो उसका जो रिप्रिकरेशन है, या तो कोई ऐसा आए कि उसे फ़ाइन देना पड़े, कॉम्पनसेशन देना पड़े, या कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि अगर आपने गलत केस फाइल किया है तो आप अभी फॉर द टाइम बीइंग, अगर लड़की ने कोई गलत केस फाइल भी किया है तो वो लड़का उसके बाद भी अगर कोर्ट में प्रूफ भी हो गया कि गलत केस फाइल हुआ है, तब भी लड़का कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक डेफेमेशन का केस फाइल कर सकता है, मानहानि का केस, और उसमें वो सिर्फ कॉम्पनसेशन मांग सकता है कि आपने जो है मेरी सोसाइटी में छवि खराब करने की कोशिश की, मेरे को डिफेम करने का आपने अटेम्प्ट किया, तो आप मुझे कॉम्पनसेशन दीजिए, दैट इज़ इट। इसके अलावा लड़का कुछ नहीं कर सकता। तो चेंजेस आने बहुत ज़रूरी हैं लॉ में। जैसे मैंने आपको बताया कि वुमेन की जगह आप स्पाउस लिख दीजिए, सिर्फ इतना करना है। तो इससे क्या होगा कि जो हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या क्रूअलिटी हुई है, वो भी केस फाइल कर पाएंगे। जब वो भी केस फाइल करेंगे तो एक इक्वल तरह से, एक फेयर तरह से जो केस का ट्रायल चलेगा। अगर लड़की की गलती हुई तो लड़की पे फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो, लड़के की गलती हुई तो लड़के पे फाइन या इम्प्रिजनमेंट हो। बट ये जो वन साइडेड लॉ है, ये प्रॉब्लमैटिक है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। लड़के के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन, सोसाइटी में वो ह्यूमिलेट होता है, डिफेम होता है, इन सब चीज़ों का बर्डन हमेशा लड़के पे रहता है। और आई थिंक जिसकी वजह से जो अतुल है वो नहीं झेल पाए इन सब चीज़ों को, वो स्ट्रेस्ड हुए, जिसकी वजह से सुसाइड हुआ। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हमें सोचना चाहिए कि मेन के राइट्स के बारे में भी बात हो। बट मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन के राइट्स की वजह से जो एक्चुअली में जेन्युइन लड़कियों के केसेस हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ आज भी हर तीसरे चौथे घर में इस देश में डोमेस्टिक वायलेंस है, डॉरी है। आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ देखिए, वहाँ पे शायद कम हो, लेकिन रूरल एरियाज़ में आज भी ये चीज़ें हैं। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ पे तो चाइल्ड मैरिज भी है, वहाँ पे तो आज भी प्रिवेल करती है। और आप हरियाणा साइड चले जाओ, झारखंड साइड, तो वहाँ तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पैन इंडिया सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन राइट्स करते करते हम जो वुमेन के राइट्स हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर कर दें कि एक्चुअली में जो जेन्युइन केसेस हैं वो सफ़र करें। तो ऐसा होना चाहिए। जैसे अब हम रेप केस की अगर बात करते हैं, एक जगह हम बोलते हैं कि रेप केस आज भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेप केस ख़त्म हो गए हैं। अभी बहुत फेमस एक जो रेप केस हुआ, एक निर्भया वाला भी हुआ, एक बंगाल में भी हुआ, कलकत्ता में भी केस हुआ, जिसके लिए सब रोड पे उतर गए। तो कि रेप केसेस बंद नहीं हुए हैं, तो जो वुमेन के अगेंस्ट जो अत्याचार है वो ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आप 498 ख़त्म कर दो, हम ये नहीं कह सकते आप डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म कर दो, हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि आज भी ये जो क्राइम है ये प्रिवेल करते हैं, ये फैक्ट है। हम ये कह सकते हैं कि आप फेयर तरह से सुनवाई करो, कि लड़कों के कुछ राइट्स आ जाएं या लॉज में कुछ चेंजेस हो जाएं या एडिशंस हो जाएं, ताकि कोई लड़का भी सफ़र ना करे। खासकर 498A या फिर मेंटेनेंस लॉज जो हो गए, रेप के जो लॉज हो गए, वो सब ये सारे जो लॉज हैं, इनमें आई थिंक लड़कों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होने चाहिए कि बैलेंस आउट हो जाए। तनिका जी देखिए, इतनी सारी बातों के दौरान 498A सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, और अतुल के केस के बाद जो है 498 का सेक्शन जो है आईपीसी का, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा। तो ये सेक्शन क्या कहता है, हमारे व्यूअर्स को ज़रा बता दीजिए। देखिए 498A लोगों को लगता है कि दहेज का केस है, डॉरी का केस है। पूरे सेक्शन में दहेज और डॉरी वर्ड है ही नहीं, तो ये मिथ है। मैं आपको बता दूं 498A ये बोलता है कि अगर कोई भी जो हस्बैंड है, हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं या हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, अगर वो किसी भी तरह की क्रूअलिटी करते हैं लड़की के ऊपर, इंक्लूडिंग दहेज, तो वो सारे लायबल होंगे। तो इसमें लड़का आता है, लड़के के पेरेंट्स आते हैं, लड़के के सिबलिंग्स आती हैं, लड़के के जो भी फ्रेंड्स होंगे वो भी आते हैं। तो ये सारे लोग अगर इन्होंने क्रूअलिटी की लड़की के ऊपर किसी भी तरह से, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो,
डॉरी हो या उसको ह्यूमिलेट किया जाए, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो कलर के बेसिस पे या उसके लाइफस्टाइल के बेसिस पे, तो ये सारी चीज़ें क्रूअलिटी में आती हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हस्बैंड, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स सारे लायबल होंगे। ये सेक्शन पर्टिकुलरली कहता है और इसमें 7 साल तक की सज़ा है, प्लस इसमें फ़ाइन भी है। तो ये कहता है 498A सेक्शन, जो कि बनाया गया था लड़कियों की सेफ्टी के लिए। जैसा मैंने अभी कहा कि आज भी डॉरी केसेस हैं, आज भी लड़कियों के साथ मारपीट, लड़कियों को फोर्स करना किसी भी चीज़ के लिए, या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आज भी अगर आप किसी गांव में जाओगे तो शायद आप सुनोगे कि ब्रदर इन लॉ ने रेप कर दिया, फादर इन लॉ ने रेप कर दिया, ये चीज़ें प्रिवेलिंग हैं। तो ये जो पर्टिकुलर लॉ है ये इसीलिए बनाया गया था। मैं इसका प्रोसेस भी आपको बता देती हूँ कि क्योंकि प्रोसेस से ही हमें पता चलेगा, काफ़ी सारे मिथ दूर होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट इस तरह से करना चाहती हूँ कि कोर्ट भी ये चाहता है कि मैरिजेस बनी रहें। कोर्ट ये नहीं चाहता कि मैरिजेस टूटे, या कोर्ट ये नहीं चाहता कि कोई एक पार्टी सफ़र करे और एक पार्टी इंजॉय करे। तो इसीलिए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट दे वांट टू मेक द मैरिज, नॉट ब्रेक द मैरिज। तो सबसे पहले जब लड़की 498A में आती है, सबसे पहले वो जाएगी CAW सेल में। CAW सेल में वो अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएगी। कंप्लेंट के बाद सबसे पहली चीज़ इस केस में होती है मेडिएशन। तो मेडिएशन होता है प्रॉपर, दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन में, दोनों को बोला जाता है कि आप ये जो मैटर है इसे यहीं रिजॉल्व कर दो, आप इस मैटर को आगे मत बढ़ाओ। अब सेटलमेंट कराने की पूरी कोशिश होती है, और ये जो मेडिएशन है ये मैंडेटरी मेडिएशन होता है। तो कोशिश होती है कि वहीं मैटर रिजॉल्व हो जाए। जब मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो उसके बाद फिर FIR आती है। फिर FIR के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, और इन्वेस्टिगेशन में भी मैं बता दूं, पहले था 498, अब है 498A। तो अब हो गया है अमेंड। पहले इन केसेस में 498 के केसेस में डायरेक्ट अरेस्ट था, मतलब पुलिस जाएगी, लड़के को अरेस्ट करेगी, उसके रिलेटिव्स को भी अरेस्ट करने की पावर थी। बट ये सेक्शन जहाँ कोर्ट को लगा कि नहीं, ये सेक्शन बहुत हाई लेवल पे मिसयूज़ किया जा रहा है, तो कोर्ट ने इस सेक्शन को अमेंड किया। कोर्ट ने कहा कि अब डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होंगे। तो अब 498A की जब भी FIR आती है, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होते हैं। पहले एक नोटिस जाता है, 41 का नोटिस जो होता है वो जाता है। एक जजमेंट आई थी, अरनेश कुमार की जजमेंट, बहुत इजीली अवेलेबल है, गूगल आप देखोगे इजीली अवेलेबल है। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अरेस्ट नहीं होगा। अगर अरेस्ट करना है तो आप पहले नोटिस भेजिए। नोटिस जब आप भेजेंगे 41 का, तब पार्टीज़ आएंगी। पार्टीज़ को राइट है कि वो एंटिसिपेटरी बेल अपनी पहले ही ले लें, और 498A के केसेस में बेल बहुत इजीली मिल जाती है। तो जेल का तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं अब 498A में, तो अब अरेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह से प्रोसीजर चलता है। उसके बाद ऑब्वियसली चार्जशीट आती है, एंड देन जो भी एविडेंसेस आते हैं वो देखे जाते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होकर केस कंक्लूड होता है। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट्स नहीं हुए, पहले अरेस्ट डायरेक्ट था, अब डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होता इन केसेस में। पहले बेल नहीं मिलती थी, अब बेल बहुत इजीली मिल जाती है ऐसे केसेस में। तो मेन राइट्स के टुवर्ड्स अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बट ये बात सच है कि कहीं ना कहीं अभी भी हम चूक रहे हैं एज ए सोसाइटी, एज लेजिस्लेशन, लॉज की तरफ से भी, एज पुलिस ऑफिसर्स की भी आप बात करिए, या फिर पूरा सिस्टम हम देखें, कहीं ना कहीं हम ज़रूर चूक रहे हैं कि इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं।